आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्जा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को। खबरें सुनने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि को बचाने के लिए हमें अपने देसी बीज को बचाना बहुत जरूरी है। लालच में हम विदेशी बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बीटी भिंडी, बीटी बैगन, अमेरिकन मक्का, जिसका पूर्ण उत्पादन नहीं है। इसके लिए हमें इसे वापस खरीदना पड़ते हैं। जैसे ब्रायलर का पूर्ण उत्पादन नहीं है। यह एक पूर्ण उत्पादन बीजों को अपने कंट्रोल में करने का षड्यंत्र है। विदेशी अनाज की वजह से हम अपने देसी अनाज बीज को खोते जा रहे हैं। इन देसी अनाज को बचाने के लिए इंदौर से मेघना शुक्ला नाम की महिला आगे आई हैं, जो इन विलुप्त हो रहे कुटकी, कंगनी, कोदरा, साना, काकून, रागी जैसे अनाज को बचाने की कोशिश कर रही हैं, जो अब महज चंद आदिवासी इलाकों में सीमित रह गए हैं, जो कम पानी और कम खर्च में भी जमीन में आसानी से उगाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। आज हम एक नई चीज़ के बारे में, नई चीज़ तो नहीं कहेंगे, शायद पुरानी चीज़ है, लेकिन एक अनाज है जो विलुप्त लगभग होते जा रहे हैं। और मेघना शुक्ला जी वो चीज़ें आज हमारे बताने जा रही हैं जो कम खर्च में, कम पानी में ये अनाज उगाए जा सकते हैं। और इन अनाज के खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कि हमें खुद बताएंगी। 5 तरह के इन अनाज के दाने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आगे पूरी डिटेल इसकी मेघना शुक्ला जी हमें बताएंगी कि ये क्या हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं और उनको हमको कैसे उगाना चाहिए और कम पानी में ये किस तरह से उगते हैं। अभी ये विलुप्त हो गए हैं, ये सिर्फ आदिवासी बहुल इलाकों में ही बचे हैं ये दाने। तो आइए हम जानते हैं मेघना शुक्ला जी से। नमस्ते, मेरा नाम मेघना शुक्ला है और मेरे मेंटर हैं डॉक्टर खादरवल्ली। उन्हें मिलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये जितना भी आज हम बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर खादरवल्ली साइंटिस्ट हैं और ये उन्हीं की रिसर्च का नतीजा है जो कि आज हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये जो अनाज हैं, बेसिकली अगर हम अनाजों की बात करें तो अनाज भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक गेहूं चावल होता है, तो उसे हम एक नकारात्मक अनाज की कैटेगरी में लेते हैं। गेहूं चावल का आप देखिए दाना थोड़ा सा लंबा होता है। तो गेहूं चावल के अलावा जितने भी अनाज होते हैं वो मिलेट्स की कैटेगरी में आते हैं। उन्हें मिलेट्स कहा जाता है या हम उन्हें मोटा अनाज भी कहते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। ये कुछ अनाज है जिनके हमने नॉर्मली इनकी रोटियां भी आपने खाई होंगी और इनके नाम भी आपने सुने हैं। लेकिन मैं आज जिन 5 अनाजों के बारे में आपको बताऊंगी, ये काफ़ी विलुप्त प्राय से हो गए हैं और इनमें बहुत ही ज़्यादा ताकत है, पोषण क्षमता बहुत है। इनकी विशेषता ये है कि ये बहुत ही कम पानी में उग भी जाते हैं, इसलिए हम इन्हें फ्यूचर की क्रॉप्स भी कहते हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और किसी भी सीज़न में बारिश हो जाती है, कभी भी गर्मी पड़ती है, मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए इन्हें हम भविष्य की क्रॉप भी कह रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत टेम्परेचर वेरिएशन को भी टॉलरेट कर लेती है। मतलब 7-8 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक का टेम्परेचर ये जो क्रॉप्स हैं ये टॉलरेट कर लेती हैं। और पानी अगर आप देखें तो पानी की मात्रा इसमें इतनी कम लगती है इसे उगाने में कि अगर सिर्फ एक सीज़न में इन्हें 4-5 स्प्रिंकलिंग्स मिल जाए ना, 4-5 बार भी थोड़ी बहुत बारिश मिल जाए, उसमें भी ये उग जाती है। अगर कोई ख़राब बंजर धरती हो, काफ़ी रेतीली हो, माउंटेनियस हो, उसमें भी ये आसानी से उग जाती है। और ये बिल्कुल जंगल में घास की तरह उगती है, तो इसे जंगली खेती भी बोल सकते हैं। तो अभी जैसे हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कोदरी और कुटकी ये सबसे ज़्यादा चलन में है और वो भी आदिवासी बहुल इलाकों में ही पाई जाती है। अभी आदिवासी इलाकों के आसपास जो गांव होते हैं वहाँ फिर भी लोगों को ये मिल जाता है। आज भी लोग थोड़ा बहुत खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी विलुप्त प्राय से हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को इनके बारे में बताएं, इसके बारे में जागरूक करें, ताकि लोग इन्हें खाएंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और हमारे पर्यावरण के लिए और खेती के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो मेघना जी आप ये बताएं कि जो कोदरी है, कौन सा दाना है, ज़रा आप उठा के बताएं। कोदरी शायद ये है ना जी, उठाइए इसे। तो ये जो कोदरी है, ये कोदरी है, तो आप इसके बारे में ये बताइए कि ये इसको किस तरह से उगाया जाए। यदि हमारे यहाँ के किसान भाई इसे उगाना चाहें तो इसको कैसे उगाएंगे और कितना पानी इसमें लगेगा? जी, ये जो कोदरी है, इसे जनरली आदिवासी जो हैं वो उगाते नहीं हैं, सीधे इसे सिर्फ काटते हैं।
क्योंकि इसके बीज ऑलरेडी ज़मीन में होते ही हैं। जैसे आप देखेंगे हर सीज़न में सीजनल कोई भी फूल होता है तो वो अपना सीज़न पूरा करके चला जाता है और फिर उसका सीज़न आता है वो फिर उग जाता है। उसी तरह से इन अनाजों को भी काफ़ी आदिवासी तो इसका बीज भी नहीं डालते हैं, सीधे इसे सिर्फ काटते हैं। किसान जब इसकी खेती करते हैं तो 1 एकड़ में आपको करीब करीब 4 किलो बीज लगता है इसका। 1 एकड़ में 4 किलो? जी हाँ। और इसे उगाने के लिए जैसे पानी जो है, अगर आपको 1 किलो कोदरी उगाने के लिए हमें करीबन 200 से 300 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो बारिश के सीज़न में तो नॉर्मली कुछ भी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक ही उग जाता है। कोई और सीज़न हो जैसे अभी ठंड में जब हम लगाएंगे इसे तो थोड़ा बहुत ही पानी देना पड़ता है, बहुत कम देना पड़ता है। और गर्मी है तो थोड़ा सा पानी और लगेगा, लेकिन ये फसल ऐसी है कि ये हर सीज़न में उग सकती है। दूसरा, इसका जो टाइम है वो है 120 दिन। इसे मतलब इसे बीज बोने से काटने तक इसको 120 दिन का टाइम लगता है इस फसल को उगाने के लिए। मतलब 4 महीने में ये फसल बनकर तैयार हो जाती है। जैसे आज हमने बीज उगाया है तो 4 महीने बाद ये फसल कंप्लीट हो जाएगी, ये फसल हमें मिल जाएगी। तो मैम एक ये चीज़ तो आपने बताई कि कम पानी में इसको हम उगा सकते हैं और बार बार हम इसको इसके बीज उगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी की जड़ों से ये पनप जाएगा। तो मैम इसके फ़ायदे क्या हैं, आप थोड़ा सा हमें बता रही थी, ये बताइए। उसके अलावा एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ खेती में, कि इस फसल को उगाने के लिए हमें कोई भी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मतलब पानी भी बहुत कम लगता है, उसके ऊपर केमिकल भी बिल्कुल नहीं डालना पड़ता है, तो इसलिए इसकी लागत भी बहुत कम आती है उगाने में। ये जो कोदरी चावल है इसे बेसिकली कोडो मिलेट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसे कोदरी का चावल भी बोला जाता है। तो इसमें जो है, एक तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है। मतलब कहने का कि जब हम इसे खाते हैं ना तो ये बहुत स्लो ग्लूकोज को रिलीज़ करता है बॉडी में। तो डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, वैसे बहुत सी बीमारियों में ये अच्छा है, लेकिन विशेषकर डायबिटीज़ वगैरह में ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम इसे खाना शुरू करें तो डायबिटीज़ बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। उसके अलावा ये है कि ये मतलब क्षारीय होता है, इसका जो गुण है वो क्षारीय है। जैसे आप जानते होंगे कि हमारा जो खून है वो क्षारीय है ना। तो जो भोजन हम करते हैं अगर वो क्षारीय हो तो वो हमारे खून का भी बैलेंस, क्षारीय बैलेंस अच्छे से बना कर रखता है, एसिड अल्कलाइन बैलेंस को। तो ये जो अनाज हैं इन्हें जब हम खाते हैं, एक तो ये फाइबर जो रेशा है उसमें बहुत ही भरपूर है इसमें रेशा। तो जब हम भोजन करते हैं और हमारे भोजन में रेशा अच्छे से होता है तो ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे आजकल आप देखेंगे लोगों में कब्ज़ की या गैस की इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत हो गई हैं। तो ये जो अनाज है इन्हें खाने से वो भी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। और ये पर्टिकुलर अनाज जो है वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, खून को साफ़ करता है, और जो हमारा बोन मैरो होता है उसे डिटॉक्सिफाई और साफ़ करता है। तो खून से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कोई ज्वर है या एनीमिया है या पीलिया हो गया, इस तरह की सारी चीज़ों में, डेंगू हो गया, उन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा कौन सा अनाज है जो आप बता रही थी? जैसे तो कोदरी हुआ, आप 5 प्रकार के आपने अभी अनाज रखे हैं, दूसरा बताएं। जी, तो ये जो अनाज है ये कुटकी है। अच्छा, ये जो अनाज है, हाँ, ये कुटकी है। हाँ। अच्छा, ये भी इसी प्रकार उगाया जाता है और ये भी कम पानी में उगता है। हाँ, बस इसमें फ़र्क ये है कि कुटकी की जो फसल है ये 90 दिन की है। अच्छा, ये 90, वो 4 महीने की, ये 3 महीने की है। कुटकी 3 महीने में रेडी हो जाती है। अच्छा, कुटकी के अंदर भी फाइबर है। सारे गुण वही हैं। हाँ, ऑब्वियसली इसका गुण अलग है, लेकिन उगाने में और वो उसमें सेम यही। हाँ जी। तो आप कुटकी के बारे में बताएं कि कुटकी मतलब इसको गेहूं की तरह इस्तेमाल किया जाता है या इसे रोटी की तरह?
ये जितने भी अनाज है, मैंने जो आपको कोदरी के बारे में बताया वो भी, और जो कुटकी है वो भी एक्चुअली, मैं पहले आपको इसके गुणधर्म बताती हूँ। जो मैंने आपको बताया कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है और ये बहुत अच्छा है डाइजेशन और गैस वगैरह के लिए, वो सारे प्रॉपर्टीज़ तो कोदरी की तरह ही हैं इसमें। लेकिन इसमें एक जो प्रॉपर्टी अलग है कोदरी से, वो ये है कि ये जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको साफ़ करता है। जैसे कोदरी था, हमने बताया बोन मैरो को साफ़ करता है। ये जितने भी प्रजनन अंगों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर बहुत अच्छा काम करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस पर बहुत अच्छा काम करता है। थायराइड प्रॉब्लम हो किसी को, या किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया हो, या पीसीओडी, ओवेराइन सिस्ट, या जितना भी कुछ पीरियड्स का प्रॉब्लम हो, तो महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही प्रजनन रिलेटेड सारी चीज़ों में ये लिटिल मिलेट बहुत अच्छे से काम करता है। अच्छा, तो ये भी फ़ायदेमंद है। तो ये दो प्रकार के अनाज हो गए, एक तो ये हो गया गोदरी और कुटकी, और तीसरा अनाज कौन सा है मैडम, आप बताएं, क्या नाम है इसका? ये है कंगनी। अच्छा, ये कंगनी है। ये थोड़ा सा लेमन कलर की है, थोड़ा सा पीलेपन पर है। थोड़े पीला कलर का है। अच्छा, ये भी आदिवासी इलाके में है? हाँ, मुझे मतलब किसी, मैं श्योरली नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने इंदौर के आसपास के इलाकों में जो किसानों से बात की या आदिवासी क्षेत्रों में जब मैंने बात की, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इंदौर के आसपास ये अनाज उगता था। इंदौर के अनाज आसपास के क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, हाँ, सिमरोल साइड पे जैसे मैं आदिवासियों से मिली तो उन्होंने कहा हम कंगनी उगाते थे एक वक्त, आज वो सभी गेहूं उगा रहे हैं और उनके पास इसका बीज भी ख़त्म हो गया है। इनफैक्ट आसपास जो दूसरे गाँवों में भी मेरी बात हुई है तो काकून के नाम से, इसका एक नाम काकून भी है, तो काकून के नाम से उन्होंने इसे पहचाना कि हाँ हमने ये नाम सुना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि इंदौर के आसपास ये उगता था क्योंकि इन अनाजों में काकून के नाम को उन्होंने पहचाना। अच्छा, काकून के नाम को पहचाना। तो मैम ये इसके काकून के क्या फ़ायदे हैं, कुछ हमारी बॉडी को बताएं आप। जी, काकून जो है ये लंग्स के लिए, जॉइंट्स के लिए और नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया या एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, या अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, एपिलेप्सी, इस तरह की चीज़ों में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और बाकी के जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर बहुत धीरे रिलीज़ करता है, फाइबर इसमें बहुत है, वो क्वालिटीज़ तो इसमें है ही, लेकिन अलग से जो क्वालिटीज़ है वो ये है कि ये लंग्स को, जॉइंट्स के लिए और नर्व्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा मैम, इसकी फसल कितने दिन में तैयार होती है? काकुन भी 90 दिन की फसल है। अच्छा, ये काकून भी 90 दिन की फसल है, मतलब 3 महीने में ये तैयार हो जाती है। अच्छा, 3 हो गए, चौथा हमें आप बताएं, चौथे अनाज का नाम। जी, चौथा अनाज है वो है जंगोरा या सांवा भी बोलते हैं इसे। ये हाँ, ये दिखने में काफ़ी कुछ कुटकी जैसा ही है। जी जी। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो अनाज है ये इनके पोषण मूल्यों के कारण और ये एल्कलाइन और बहुत ही इनका जो इनके जो प्रॉपर्टीज़ है उसके कारण ये उपवास में भी खाए जा सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली उपवास में हम यूज़ करते हैं कुटकी है, उसे मोरधन के रूप में खाया जाता है उपवास में, मोरधन भी बोलते हैं। लेकिन मोरधन जो होता है ना वो पॉलिश्ड आता है जो हम मार्केट में देखते हैं, और ये बेसिकली अनपॉलिश्ड खाया जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा फ़ायदा करता है ये हमें। तो ये जो मैं आपको चौथा मिलेट बता रही हूँ जंगोरा, ये भी जैसे हमारे मध्य प्रदेश में तो ये कुटकी को ज़्यादा खाया जाता है मोरधन के रूप में, लेकिन इसे भी समा के चावल या उपवास के चावल बोलते हैं और कई क्षेत्रों में इसे भी उपवास में खाया जाता है। अच्छा, कई क्षेत्रों में इसे भी उपवास में खाया जाता है। और इसकी फसल कितने टाइम में तैयार होती है? इसकी फसल भी 90 दिन की है। ये 90 दिन की है। अच्छा, ये भी कम पानी में उग जाएगा? ये सारी ही जो अनाज है ये बहुत कम पानी में उगते हैं। मतलब 1 किलो अगर आपको इन अनाजों की फसल चाहिए तो 200 से 300 लीटर पानी लगता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे जो हम जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, इस तरह के हमारे मोटे अनाज हैं उसमें हमें 700 से 900 लीटर पानी लगता है 1 किलो उगाने के लिए। और वहीं अगर आप गेहूं और चावल देखेंगे
तो उसे उगाने में हमें 8,000 से 9,000 लीटर पानी लगता है 1 किलो उगाने में। तो आज आप देख रहे हैं कि हमारी पानी की समस्या भी बहुत बढ़ रही है। तो इन अनाजों को अगर हम अपनाएं, इन्हें खाना शुरू करें, तो काफ़ी हद तक हमारी खेती और पर्यावरण की समस्याएं भी हल हो सकती हैं। तो मेघना शुक्ला जी का कहना है कि खेती की समस्याएं, पर्यावरण की समस्याएं इन फसलों को उगाने से हल हो सकती हैं और कम पानी में ये खेती आप कर सकते हैं। तो मेघना जी, अब पांचवा हमारा कौन सा अनाज है? क्या नाम है इसका? जो पांचवा अनाज है इसे मकरा बोलते हैं। थोड़ा सा इसे कम लोग पहचानते हैं और ये उतना ज़्यादा नहीं उगता है, लेकिन ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसकी फसल 70 दिन की होती है, 60 से 70 दिन की इसकी फसल होती है। ये 60 से 70 दिन में मकरा बन के आ जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये कौन से इलाके में है ये? देखिए, ये हमारे एमपी में तो मकरा नहीं उगाया जाता है, लेकिन यूपी साइड थोड़ा इसे उगाया जाता है। और अभी इन दिनों तो इन पांचों की फसलें, मतलब अब क्योंकि इनका यूज़ बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे जन जागरूकता बढ़ रही है, इन फसलों की काफ़ी अब किसान भी थोड़े आकृष्ट हो रहे हैं और इसे उगाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, किसान अब इन्हें उगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को जागृत कर रहे हैं, तो वो किसान हो सकता है अब इसको उगाने की कोशिश करें। अच्छा, इसके बाद में कुछ आपने ये बिना छिलके वाले भी अनाज इसमें से हैं, तो थोड़ा सा आप वो भी दर्शकों को बता दें। हाँ, ये क्या है? ये कोदरी है। अच्छा, ये यही कोदरी है? जी हाँ, ये यही जो कोदरी हमने है। सबसे पहले दिखाया था आपको। दिखाया, ये देखिए, ये वही कोदरी है जी। तो जब ये छिलके के साथ रहता है तो इस तरह दिखता है। और छिलके से निकलने के बाद ये हाँ, कोदरी ऐसा हो तो जाता है। जब हम इसे उगाते हैं ना, तो ये इस तरह से होता है और इसका छिलका निकाल के जो हम यूज़ करते हैं वो इस तरह का हो जाता है। तो इसे बेसिकली इस तरह छिलका निकाल कर हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये कोदरा जो है, इसकी एक विशेषता है कि अगर इसे आप खेत के आसपास मेड़ पर जो फेंसिंग में है, अगर इसे लगा देंगे तो जंगली सूअर जो आते हैं ना, वो नहीं आते हैं आपकी फसल, आपका खेत सुरक्षित रहता है जंगली सूअर से। अच्छा, इससे कुछ अट्रैक्शन है जो वो नहीं आते हैं? क्या खास? मतलब ये हमें बताया गया है कि इस तरह अगर आप इसे लगाएंगे, मेड़ पर आप लगा मेड़ पर, दीजिए, अपनी बाउंड्री पर। अच्छा, हाँ, तो फिर ये जंगली सूअर का वो नहीं आते हमारे खेत। अच्छा, ये चलिए एक फ़ायदा और है। और दूसरी कौन सी बीज वाली? दूसरा इसका जो छिलका है, वो भी इसका जो छिलका है, इसे उबालकर हम चाय भी बनाकर पी सकते हैं। इसमें बहुत आयरन और उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तीसरा ये है कि जैसे हम गेहूं के जवारे खाते हैं, उसी तरह हम कोदो के जवारे भी खा सकते हैं, वो उससे भी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और ये एकाध बीज वाला एकाध और है शायद। ये ब्राउन टॉप मिलेट है, ये मकरा है। ये मकरा है। हाँ। ये बीज के, ये अभी मतलब इसको मतलब छिलके के साथ है ये ना? हाँ, तो जब ये छिलके के साथ होता है तो इसे हम बीज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इन्हें धरती में डाल देंगे तो ये उग जाएगा, और इन्हें खाने के लिए हम इस तरह से छिलका निकाल कर फिर प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, आपने 5 तरह के अनाज बताए और इनके फ़ायदे भी बताए हैं। तो इनसे आपने क्या क्या बनाया, मतलब क्या क्या आप इनसे बना के अपने परिवार के लोगों को खिलाती हैं? थोड़ा सा ये भी बताएं दर्शकों को, ताकि वो उन्हें समझ में आएगा कि वो क्या क्या इसका कैसे यूज़ करें, किस तरह से इसको बनाएं। थोड़ा सा आप ये बताइए। इन अनाजों से एक्चुअली जितनी भी चीज़ें आप गेहूं और चावल से बनाते हैं, वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। मतलब रोटी हो गई, इसका चावल भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं। इससे आप केक, बिस्किट, कटलेट, पकौड़े, दही बड़ा, हर तरह की चीज़, जितनी भी चीज़ें गेहूं और चावल से बनती, इडली, डोसा, हर चीज़ आप बना सकते हैं और बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और बनाई है मेघना जी ने। ये बहुत ही ख़ास लड्डू बनाए हैं इन्होंने इसी अनाज के। और इसमें क्या खासियत है इस लड्डू की और कैसे इन्होंने बनाए हैं, आइए अब आज हम इनसे पूछते हैं। बताएं आप इस लड्डू के बारे में। देखिए, एक चीज़ जो मैं इन अनाजों के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब इसे पकाते हैं, कि इसे भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, तो कम से कम 6 घंटे इसे भिगोना बहुत ज़रूरी होता है।
तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए पहले मैंने इस अनाज को भिगोया, फिर उसे सुखाया, सुखाने के बाद उसे सेका। आप बिना सुखाए भी सेक सकते हैं। हाँ, और सेकने के बाद फिर मैंने चक्की में आटे की तरह पिसवा लिया और फिर उसके लड्डू बना लिए। मतलब इसका आप चाहें तो आटा बना के फिर सेक कर भी बना सकते हैं लड्डू, लेकिन चूंकि इनको भिगोना ज़रूरी है तो मैंने, और अभी ठंड का टाइम है तो ऑब्वियसली आप लड्डू बनाते रहते हैं, तो इसलिए हमने पूरा एक साथ सेक के उसे पीस के आटा बना के रख लिया है सिका हुआ, तो उसके फिर बड़े इजीली हम फटाफट लड्डू बना सकते हैं। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, बीज डाले अलग अलग टाइप के, खजूर का गुड़ डाला है और इसमें हमने थोड़ा सा घी डाला है। तो इसमें जो चीज़ें इन्होंने डाली हैं वो आपको बताई हैं, बड़े ही प्यारे आप देख सकते हैं। ये लड्डू इन्होंने सर्दियों के हिसाब के बनाए हैं जो बड़े टेस्टी हैं, जो कि हमने अभी टेस्ट भी किए हैं। ये बहुत ही अच्छे लड्डू हैं, तो आप भी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि ये जो अनाज है, इस अनाज को कम पानी में कम खर्च में आप इसको उगाएं और इसको अपने भोजन के रूप में इसको खाना चालू करें और अपनी बीमारियों से भी इससे बचा जा सके। और कुछ बताएंगी मैम आप हमारे दर्शकों को? हाँ, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आज आप देखें हर इंसान अपने बच्चों के लिए जीता है ना। तो हम ये तो बहुत सोचते हैं कि उनका करियर अच्छे कॉलेज में डालें, अच्छे स्कूल में डालें, लेकिन उनको हम क्या धरती दे रहे हैं, क्या मिट्टी दे रहे हैं, क्या हवा पानी दे रहे हैं, ये भी हमें बहुत ज़रूरी है सोचना कि अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, और कुछ नहीं तो कम से कम हम उन्हें एक अच्छी धरती छोड़कर जाएं उनके लिए। आज वो जब इस तरह के पोषक अनाज खाएंगे तो उनका शरीर भी पौष्टिक खाएंगे, तो एक बलशाली शरीर बनेगा, आगे अच्छा एक हवा पानी मिट्टी उन्हें मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी इसे अपनाएं और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी इन अनाजों को अपनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना जी। मेघना जी ने हमें सारी जानकारी दी। आप भी चाहें इसे अपनाएं और इन चीज़ों को बताएं। ये एक वो अनाज है जो विलुप्त हो चुके थे और मेघना जी इनको बचाने की कोशिश कर रही हैं, लोगों को, किसानों को बता रही हैं कि ये अनाज आप इनको उगा सकते हैं और कम खर्च में, बहुत कम पानी में आप इनको लगा सकते हैं। एक बार अगर आपने इनको उगाया तो दूसरी बार आपको इनके बीज डालने की ज़रूरत नहीं, घास की तरह ये उग जाते हैं। 2-3 बार यदि आपने बीज डाल दिए तो ज़मीन के अंदर अगर इनकी जड़ों ने ज़मीन पकड़ ली तो फिर ये आपको ज़्यादा बीज डालने की ज़रूरत नहीं है, कम खर्च में और सूखे इलाके में ये उग जाते हैं। इंदौर से खुलासा प्लस के लिए अजहर मिर्ज़ा की रिपोर्ट।